एक पूरा जो डिपार्टमेंट है उसको आप कंसिडर कर लो एज अ मास कंपोनेंट। जो आपके एलिमेंट्स हैं जो कि स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट बेसिकली आर कंसीडर्ड एज अ स्टिफनेस कंपोनेंट, जिसके अंदर बीम्स, कॉलम्स, आपके वॉल्स, सपोर्टिंग सिस्टम आ गए। एंड देन वी हैव अ थर्ड कंपोनेंट इज द डैम्पिंग कंपोनेंट, जिसकी वजह से आपने जो विस्कस डैम्पर्स प्रोवाइड किए, जो स्प्रिंग्स प्रोवाइड किए, जो आपने मैकेनिज्म लगाया जो कि एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, उस मैकेनिज्म को हम कंसीडर कर रहे हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज नोन एज अ डैम्पिंग कंपोनेंट। So the number of independent displacements required to define the displaced positions of all the masses related to the original position is called number of degree of freedom systems for the dynamic analysis। कि जो आपकी मास लगी हुई है, जो आपका स्ट्रक्चर के अंदर जो आपने मास लगाया, जो आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाई हुए, ये मास आपका कितनी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, दैट बेसिकली इज नोन एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। कि ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना डेविएट हुआ फोर्सेस की वजह से, ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो जाता है, दैट थिंग बेसिकली इज नोन एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायनामिक एनालिसिस। Even in some cases हम कह सकते हैं कि more degree of freedoms are typically necessary to define the stiffness properties rather than for the dynamic analysis। कि stiffness properties जो है मेंबर के अंदर जो आपकी members to member connection है, वो आपकी मेंबर उस मास को resist कर रही है, एक जगह के ऊपर stable position में continue करने के लिए, खड़ा करने के लिए यूज कर रहे हो आप। तो अगर आपका मेंबर इन ऑल डायरेक्शंस मूव कर रहा है तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डायनामिक एनालिसिस जो है वो नेसेसरी है। So consider the one-story frame as shown in the previous picture, constrained to move only in the lateral direction। कि हमने जो पिक्चर पीछे assume किया था, जो पिक्चर हमने assume किया कि let's suppose we have one frame, और इस फ्रेम के अंदर आपका जो मास है वो only in one direction के अंदर मूव कर रहा है, only in single direction। अगर आप उसको रिस्ट्रेन कर देते हैं only to move in the single direction, so the static analysis problem has to be formulated with 3 degrees of freedoms। कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करने के लिए अलो करते हैं, बाकी डायरेक्शन से आपने इसको रेजिस्ट किया, तो ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डेवलप करता है। नंबर 1 इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, कि एक तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट आ गई, दूसरा इसके जो जॉइंट्स थे दोनों, यहाँ वाला जो एंड था ये मूव होके यहाँ आ गया, ये एंड जो है वो मूव होके यहाँ आ गया। तो 2 जॉइंट के अंदर जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डेवलप हुए, एक आपका लैटरल डिग्री ऑफ फ्रीडम डेवलप हुआ जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है बेसिकली। तो इस केस के अंदर हमने जो कंसीडर किया, द स्टैटिक एनालिसिस प्रॉब्लम हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स, lateral displacement and 2 joints rotation to determine the lateral stiffness of the frame। टोटल जो lateral stiffness of the frame है उसके लिए हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स डेवलप हो रही हैं। हम क्या कंसीडर करते हैं, इन कंट्रास्ट स्ट्रक्चर हैज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज द lateral displacement। हम डिग्रीज ऑफ रोटेशंस को फिलहाल स्किप कर देते हैं कि डिग्रीज ऑफ रोटेशंस आर इन्वॉल्व इनटू द लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो डेवलप हो रहे हैं, तो इस वजह से हम जो जॉइंट्स की रोटेशन है उस जॉइंट्स की रोटेशन को हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। फिलहाल हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ओनली लेटरल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं। So for the dynamic analysis, that is idealized that with mass concentrated at one location, typically the roof level, thus we call this as a single degree of freedom system। कि जो रोटेशंस थी उनको हमने इग्नोर कर दिया, लैटरल डायरेक्शन के अंदर सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है मास है वो मूव कर रहा है, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। सो नाउ फर्दरमोर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डायनामिक एक्सीटेशंस that will be considered। Number 1, we have an external forces in the lateral direction। एक तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस आ गए लेटरल डायरेक्शंस की वजह से, और दूसरा जो है हमारे पास अर्थक्वेक इंड्यूस्ड ग्राउंड मोशंस आ गए। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इन रियलिटी 2 केसेस अपीयर हो सकते हैं पॉसिबली। एक अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की वजह से या एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर डेवलप होता है जो कि ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो उस केस के अंदर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज रिजल्टिंग फोर्स इज पीटी। और सेकंड जो है इटसेल्फ ग्राउंड पूरा वाइब्रेट होके वो टिल्ट कर जाता है या वो पूरा ग्राउंड डिस्प्लेस हो जाता है। एक तो डिस्प्लेसमेंट हमारी सिर्फ फोर्सेस की वजह से आई जिसके अंदर अपर स्ट्रक्चर जो है वो आपका वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन दूसरे केस के अंदर हमारे पास जो है वो अर्थक्वेक ग्राउंड मोशंस की वजह से पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर स्विच हो जाता है फ्रॉम एक लोकेशन से। ये देखिए ना आप, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर था, ये पूरी इसकी एंड्स जो सपोर्ट्स है वो भी टिल्ट कर गई, मूव कर गई। तो उस केस के अंदर हमारे पास डिफॉर्मेशंस 2 किस्म की जनरेट होती हैं। एक वी हैव इन हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल प्रेशर, वी हैव डिस्प्लेसमेंट यू,
एंड जो दूसरा कंडीशन है ग्राउंड मोशंस की वजह से जो डेवलप हो रही हैं वो हमारे पास ग्राउंड मोशंस या ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट अपीयर हो रही है. So in both cases, U basically denotes the relative displacement between the mass and the base of the structure. कि U, G ग्राउंड मोशंस की वजह से, U नॉर्मल डिस्प्ले, दोनों रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट को करा रहे हैं, दोनों रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट को करा रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू द मास जो कि बेस के हिसाब से कितना टिल्ट हुआ, मूव हुआ, दैट बेसिकली इज कंसीडर्ड एज अ जो है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. सो कंसीडर अ फिगर. अब यहाँ पे इस फिगर को हम कंसीडर करते हैं अगेन विद नो डायनामिक एक्सीलरेशन सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नली अप्लाइड स्टैटिक फोर्स अलोंग विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम एज शोन इन फिगर. यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई ग्राउंड मोशंस नहीं है. सिंपल हमारा ग्राउंड मोशन या वाइब्रेशन या हॉरिजॉन्टल प्रेशर, एक लैटरल फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स अप्लाई हो रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर और वो एक डिफॉर्मेशन या लैटरल डिस्प्लेसमेंट जनरेट कर रहा है. अब द इंटरनल फोर्स रेजिस्टिंग द डिस्प्लेसमेंट U इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम. एक तो आपका ओवरऑल एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिस तरह से हम कंसीडर करते हैं हमारे रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के डिजाइन के अंदर कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है मेंबर की अपनी. एक तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट मेंबर कितनी है. तो हमने जस्ट इसको फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर यहाँ पे शो कराया कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, मेंबर के अंदर डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुई और इसी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में, ये एक्सटर्नल फोर्स आ रहा था, अगेंस्ट में हमारे पास इस स्ट्रक्चर का अपना रेजिस्टिंग प्रेशर है, रेजिस्टिव फोर्सेस है. तो ये दोनों जो हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे होते हैं. अगर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो स्ट्रक्चर आपका स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा फ्रीली वाइब्रेट करने के बाद. अगर कोई एक फोर्स जो है वो एक्सीड कर जाता है, यानी कि अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स एक्सीड कर जाता है रेजिस्टिंग फोर्स से, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा. सो इट इज डिजायर टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप. बेसिकली हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी चीज के अंदर कि हमारे पास वही एक फ्रेम था जिसके अंदर जब हमने डिस्प्लेसमेंट अप्लाई की तो किस तरह से वो डिस्प्लेसमेंट एक्ट कर रही है मेंबर के अंदर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस तरह से डेवलप हो रही है उसी के अंदर. सो देयरफॉर इट इज डिजायर टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. ये आपके पास फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है एसोसिएटेड विद द डिफॉर्मेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर. This force displacement relation would be linear at smaller deformations. अगर deformations कम हैं, अगर आपका स्ट्रक्चर के अंदर deformations कम आ रही हैं, तो आपका force displacement जो relation है would be considered as a linear, जिसको आप linear elastic भी कहते हैं कि deformations कम थी, member आपका थोड़ा सा vibrate हुआ, वापस अपनी original position में आ गया. But would be non-linear at the larger deformations. अगर डिफॉर्मेशंस बढ़ जाती हैं तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो नॉन लीनियर कंसीडर हो जाएगा. उसके अंदर बोथ द नॉन लीनियर एंड लीनियर डिफॉर्मेशंस बेसिकली आर शोन इन फिगर C and D. दिस इज द नॉन लीनियर रिस्पांस एंड दिस इज द लीनियर रिस्पांस ऑफ द स्ट्रक्चर. नाउ अगेन व्हाट इज लीनियरली इलास्टिक सिस्टम? लीनियरली इलास्टिक सिस्टम बेसिकली क्या है? फॉर अ लीनियरली सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन इज लीनियर. सिंपल एक इंक्लाइन लाइन है, जस्ट लाइक कि एक दोनों चीजें जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन. ये एक फोर्स जनरेट हुआ उतनी ही उसके अंदर जो है वो मेंबर के अंदर उसने डिफॉर्मेशन जनरेट कराई. सो देयरफॉर फोर्स बेसिकली लेटरल फोर्स इज इक्वल्स टू डिफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन. और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने हटा के यहाँ पे एक स्टिफनेस के फैक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया, where K is the lateral stiffness of the system. जो आपका फ्रेम है बेसिकली उस ओवरऑल कम्युलेटिव फ्रेम की स्टिफनेस कितनी है. Its units are force per length, implicit in above equation in the assumption that the linear force relationship with the displacement determined for the small deformations of the structure can also be used for the larger deformations. क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट्स सपोज फॉर स्मॉलर डिफॉर्मेशंस के लिए अगर हम लीनियर सिस्टम यूज कर सकते हैं तो इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द लार्जर डिफॉर्मेशंस बिकॉज द रेजिस्टिंग फोर्स इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन. रेजिस्टिंग फोर्स सिर्फ सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है और वही एक हॉरिजॉन्टल लीनियर डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट जनरेट कर रहा है. सो देयरफॉर द सिस्टम इज एन इलास्टिक कंडीशन, हैंस वी कॉल दिस सिस्टम एज अ लीनियरली इलास्टिक सिस्टम. So now consider a frame with a bay length L and height of H which have a elastic modulus of elasticity. अब यहाँ पे हमने एक फ्रेम को assume किया.
कि लेट्स सपोज वी हैव दिस फ्रेम जिसकी टोटल लेंथ या बे विड्थ जो है वो हमारे पास L है, इसकी हाइट जो है वो H है, बीम के अंदर जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बीम है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मोमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपके पास बीम का सेपरेट है और कॉलम का सेपरेट है। अबाउट एन एक्सिस, जो कि आप एक्सिस कंसीडर कर सकते हो जिस डायरेक्शन के अंदर, एंड अज्यूम दैट द कॉलम्स बेसिकली आर क्लैम्प्ड और फिक्स्ड एट द बेस। कि हमने ये कैंटिलीवर एक कंडीशन अज्यूम की, फॉर एग्जांपल कि इसका जो लोअर बेस है वो फिक्स है, अपर जो हाइट है वो बेसिकली रिलीज है या फ्री एंड है, और उसके जो दोनों कॉलम्स हैं वो फिक्स है इनटू द बेस, और आपके जो कॉलम्स हैं उनकी अपनी स्टिफनेसेस है, बीम की अपनी स्टिफनेस है, और दोनों के जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, दोनों की मोमेंट ऑफ इलास्टिसिटीज भी हैं, और जो उनकी हाइट है मेंबर की ओवरऑल, और उसके बाद जो है वो हमारे पास बे विड्थ है। अब lateral stiffness of the frame can really be determined for the two extreme cases। लेट सपोज हम जो मेंबर्स हैं इन मेंबर की स्टिफनेसेस को कंसीडर करते हैं एट एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, कि फर्स्ट कंडीशन हम क्या अज्यूम करते हैं कि लेट सपोज द बीम इज रिजिड, बीम जो है वो रिजिड है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जिसके अंदर बीम के अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आती, उस केस के अंदर यानी कि स्टिफनेस जो है वो उसकी इन्फिनिटी है, EIB इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, उस केस के अंदर जो आप स्टिफनेस कैलकुलेट करते हो फॉर ऑल कॉलम्स, सम ऑफ ऑल कॉलम्स इज इक्वल्स टू 12 इंटू E मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, I फॉर कॉलम्स की स्टिफनेस, और हमारे पास जो है वो H क्यूब ओवरऑल हाइट ऑफ द सेक्शन। अब EIB इज इन्फिनिटी से कहने का मकसद कि जो इसके अंदर बीम के अंदर जो डिफॉर्मेशंस आ रही हैं वो कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रही, बीम स्ट्रेट का स्ट्रेट आके मूव कर रहा है, सिर्फ डिफॉर्मेशन आपके कॉलम्स के अंदर आ रही हैं, पॉसिबल है। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमने एक एक्सट्रीम कंसीडर कर लिया कि बीम के अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, बीम इज वेरी रिजिड, और उस केस के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला डेवलप हो रहा है लेटरल स्टिफनेसेस का वो हमारे पास ये था। जब हम एक कॉलम के लिए कंसीडर कर रहे थे तो 12 इंटू EIC ओवर H क्यूब है, जब आप दोनों कॉलम्स कंसीडर कर रहे हो 24 इंटू EIC ओवर H क्यूब से आप लेटरल स्टिफनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। And second condition basically is consider EIB on the other hand for the beam with no stiffness। एक केस के अंदर हम कंसीडर कर रहे हैं कि beam is purely rigid, it has a ultimate extreme stiffness, और दूसरा जो है वो हमारे पास इसके अंदर कोई स्टिफनेस नहीं है, बीम जो है वो कंप्लीटली आपका एक डिफॉर्म हो सकता है, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ये कंप्लीटली डिफॉर्म हो गया, EIB इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपकी इस वजह से डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रही है, सो देयरफॉर सम ऑफ स्टिफनेसेस बेसिकली इज इक्वल टू सम ऑफ कॉलम स्टिफनेस 3 इंटू EIC ओवर H क्यूब, जो कि आपका एक कॉलम के लिए था, अब हम कम्युलेटिव यूज कर रहे हैं 6 इंटू EIC ओवर H क्यूब। तो दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए, एक के विदाउट एनी स्टिफनेस एंड सेकंड इज विद एक्सट्रीम स्टिफनेस हम कंसीडर कर रहे हैं। सो ऑब्जर्व दैट फॉर द टू एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द बीम स्टिफनेसेस द लैटरल स्टिफनेस ऑफ द फ्रेम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ। कि जो हमारी बे विड्थ थी, जो हमारी ओपनिंग लेंथ है बेसिकली, इसका किसी भी कंडीशन के अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, जस्ट हाइट एक रोल प्ले कर रही है, और आपकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज है, स्टिफनेसेस है। तो दोनों कंडीशंस के अंदर हमारे जो लेंथ है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट है, लेंथ का कोई भी इफेक्ट या रोल प्ले नहीं हो रहा स्टिफनेसेस के अंदर। सो देयरफॉर द लैटरल स्टिफनेस ऑफ द फ्रेम विद एन इंटरमीडिएट रियलिस्टिक स्टिफनेस ऑफ द बीम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। के एक्सट्रीम कंडीशंस पॉसिबल नहीं है इन रियलिटी, हम इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान प्ले करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस, मॉडल्स, फार्मूलाज, और हम एक्सट्रीम जो है वो हम अपनी सिलेक्टेड सेक्शंस के लिए डिफरेंट लैटरल स्टिफनेसेस को कैलकुलेट करते हैं। Furthermore, the stiffness matrix of the frame is formulated with respect to 3 degrees of freedoms। अब हमने एक पहले फ्रेम डिस्कस किया स्टार्ट में कि हमारे पास एक फ्रेम है जिसके अंदर जो है वो एक मास ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट डेवलप हो रही थी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हम उसको सिंगल कंसीडर कर रहे थे, और दो जो है वो उसके बीम कॉलम जॉइंट्स जो थे वो रोटेट कर रहे थे। टोटल उसके अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, सिस्टम था, जो कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए जो है वो स्टिफनेस मैट्रिक्स फ्रेम मेथड एनालिसिस यूज होता है उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बाय स्टैटिक कंडेंसेशन और एलिमिनेशन ऑफ द रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल जो थे, जो बीम जॉइंट्स थे, बीम कॉलम के जॉइंट्स, उनको हम अगर इग्नोर भी करते हैं, द लैटरल फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर द प्रीवियस इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड एज अप्लाइंग दिस प्रोसीजर टू अ फ्रेम विद
L जो उसकी बे विड्थ है वो आपकी 2 टाइम्स उसकी हाइट है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड द जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कम्युलेटिव स्टिफनेस ऑफ द बीम है वो स्टिफनेस ऑफ द कॉलम के बराबर है। अगर ये कंडीशंस हम कंसीडर करते हैं दोनों, तो लैटरल स्टिफनेस आप अचीव कर सकते हैं K = 96 डिवाइड बाय 7 इंटू EIC ओवर H3। कंडीशन वही है कि हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 डेवलप हो रही हैं, लेकिन हम जो है वो एक इंटरेस्टेड हैं लीनियर डिफॉर्मेशन के अंदर, हम जॉइंट्स की बात नहीं कर रहे। उस केस के लिए हमने क्या कंसीडर किया कि लेट्स सपोज जो बे विड्थ है या बे की जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ हाइट है, और स्टिफनेस जो कॉलम के अंदर है वो स्टिफनेस आपकी बीम के अंदर भी है। तो उस केस के अंदर आप ये इक्वेशन यूज करके लैटरल स्टिफनेस फाइंड कर सकते हैं। एंड फर्दरमोर द लैटरल स्टिफनेस ऑफ द फ्रेम कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड सिमिलरली फॉर जो है वो एनी टाइप ऑफ वैल्यूज फॉर IB एंड IC यूजिंग द फ्रेम स्टिफनेस कोफिशिएंट्स if shear deformations in elements are neglected, और इसी फार्मूले को shear deformations को neglect करके IB and IC की कोई भी वैल्यूज आप चूज करके एक नई इक्वेशन ड्राइव की गई फॉर द lateral stiffness is equals to 24 into EIC over H3 into 12 rho plus 1 divided by 12 rho plus 2 rho plus 4, where rho basically is the beam to column stiffness ratio। ये बीम और कॉलम का जो स्टिफनेस का रेशो है बेसिकली वो यहाँ पे रेशो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया कि आपकी स्टिफनेसेस जो है वो वेरी कर सकती हैं दोनों मेंबर्स की, इसलिए जो है वो डायरेक्टली आप स्टिफनेस को सिर्फ डायरेक्ट स्टिफनेस से और आपकी जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं और H उसकी हाइट है उससे आप एस्टिमेट ना करें। इसके अंदर जो है वो एक बीम टू कॉलम का स्टिफनेस रेशो जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, और अजम्पशन क्या दी गई कि फॉर रो is equals to 0, infinity and 1/4 reduces the results of the previous equations। ये 3 कंडीशंस हैं, अगर रो की वैल्यू आप 0 लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं और 1/4 लेते हैं तो प्रीवियस इक्वेशन की जो वैल्यूज हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। सो फर्दरमोर द लैटरल स्टिफनेस का एक प्लॉट चार्ट भी बनाया गया। The lateral stiffness is plotted as a function of rho as shown in figure के रो की जो वैल्यूज हैं वो वेरी कर रही हैं और K स्टिफनेस की वैल्यू जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। It increases by a factor of 4 as rho increases from 0 to infinity। कि रो आप 0 से लेके इन्फिनिटी तक आप इंप्रूव करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो जो वैल्यूज है बेसिकली स्टिफनेस की वो 4 टाइम्स